नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जगदीप धनखड़ बड़ा खेल करने जा रहे थे और इसीलिए उनसे इस्तीफा मांगा गया, ये मैं नहीं कहूंगा। दरअसल उनको मजबूर होकर देना पड़ा, क्योंकि सरकार को धनखड़ साहब के उस खेल का पता चल चुका था जिसके जरिए वो ताना बाना बुन रहे थे एनडीए को एक तरह से कहें कि हिलाने के लिए, और अगर वो ना हो पाए तो एक संवैधानिक संकट वाली परिस्थिति खड़ा करने के लिए, और अगर उसमें भी वो सफल ना हो पाए तो कम से कम सरकार के खिलाफ एक विमर्श तैयार कर दिया जाए। ये जो उनकी योजना रही, इसका मैं डिटेल करूंगा, लेकिन ये जो उन्होंने प्लान बनाया था, इसी प्लान की भनक जब सरकार को लगी तब सरकार ने सोमवार की शाम को यह तय कर लिया था कि अब जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। सवाल ये उठता है कि आखिर में वो कौन सा खेल रहा जिसकी वजह से सरकार इतना मजबूर हो गई कि उसे अपने ही द्वारा लाए गए उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताए गए जगदीप धनखड़ को हटाने के बारे में न सिर्फ सोचना पड़ा बल्कि उस तरफ कदम बढ़ाना पड़ा। तो ये जो कारण है, उसी कारण में धनखड़ साहब का वो खेल छिपा हुआ है। देखिए हुआ क्या कि एक तो जो सोमवार को जो कुछ हुआ वो आप सभी जान ही रहे हैं। उसमें बस एक चीज और जोड़ लीजिए जहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, वो ये कि जो 12:30 बजे बिजनेस अकाउंट कमेटी की बैठक हुई, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में धनखड़ साहब ने कहा, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर वाले पे जो है बोला जाना था, समय तय हो रहा था, विपक्ष ये चाहता था कि पीएम बोले, और जब पीएम बोले तो वहां पर रक्षा मंत्री भी हो और गृह मंत्री भी हो राज्यसभा में। तो धनखड़ साहब ने, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और वहां नेता सदन भी थे राज्यसभा, जेपी नड्डा, तो धनखड़ साहब ने कहा कि जाइए प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि वो जो है कब बोलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये तो नेता सदन तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, ये विपक्ष थोड़ा तय करेगा, और ना जो है इसमें आप तय कर सकते हैं, तो पार्टी तय करेगी ना किसको बोलना है या नहीं बोलना है। दरअसल यहीं से आप एक तरह से कहें कि धनखड़ के, या मैं कहूं कि धनखड़ साहब के स्वयंभू होने की कहें कि बात निकल कर सामने आती है, और यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो पीछे तक की कहानी की ओर लेकर जाता है, और उसी कहानी की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं। ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई कि किस तरीके से धनखड़ साहब का व्यवहार हो चुका था, लेकिन खेल अब सुनिए आप। पहला, एनडीए को ही जो है छिन्न भिन्न कर देना। कहा जा रहा है कि धनखड़ साहब ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप लोग जो है जाकर चंद्रबाबू नायडू से बात करिए और फिर मैं भी उनसे बात करूंगा और समर्थन वापस ले लें वो। जी हां, इस तरह की अब खबरें आ रही हैं कि धनखड़ साहब तो ये मानने ही लगे थे कि राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तो प्रोटोकॉल में वो दूसरे नंबर पे हैं, और अब वो दूसरे नंबर पर हैं और विपक्ष को पूरा मौका दे रहे हैं। उस मौके में अगर एनडीए को छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोई बात नहीं, गठबंधन की सरकार है, आदमी उधर जाना चाहता है उधर चला जाएगा। अब यह था कि भाई चलिए आप एनडीए को ना हिला पाइए तो उसके लिए दूसरी योजना भी होनी चाहिए। दूसरी योजना यह कि एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया जाए। अब वो संवैधानिक संकट कैसे खड़ा हो सकता था, तो उसी की बानगी सोमवार को दिखाई दी। देखिए, पहली योजना कि चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे, नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे, और उसमें धनखड़ साहब एक तरह से कहें कि बहुत कुछ मीडिएट कर देंगे, तो वो सब मामला हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो सहयोगी हैं वो डटकर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये हुआ कि तब कुछ और हो,
कुछ और हमें संवैधानिक संकट वाला मसला है। अब संवैधानिक संकट वाले मसले के लिए आप एक तरह से कहें कि धनखड़ साहब के यहाँ बताया जाता है कि विपक्षी नेताओं की मीटिंगें हुआ करती थी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पक्ष में हैं और वो विपक्ष में है तो तलवारें खिंच जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी जब डेलीगेशन भेजना हुआ तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भेजा, वाजपेयी जी को भेजा। तो और अभी का ताजा उदाहरण देखिए, हमने आपको एक पुराना का बताया, अभी देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताना था तो प्रधानमंत्री ने जो पूरी टीम बनाई उस टीम में विपक्ष के नेता थे। देखिए शशि थरूर साहब जो है किस तरीके से उन्होंने अमेरिका में भारत का पक्ष रखा। तो आप विपक्ष के हैं और सत्ता पक्ष के लोग उनसे मिल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मामला तब गड़बड़ हो जाता है जब वहां खिचड़ी पकने लगती है और खिचड़ी इस तरह से पके कि उसमें विपक्ष का एजेंडा चले और सरकार को हाशिए पर धकेलने की कवायद हो, एक संवैधानिक अव्यवस्था की आप एक तरह से कहें कि बात तैयार की जा रही हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसी का आप कहें कि एक उदाहरण जो है वो सोमवार की घटना है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये साफ तौर पर धनखड़ साहब को बता दिया गया था कि जो रिमूवल का मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा का, वो लोकसभा में आएगा और फिर उसके बाद में जो है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। और अभी राज्यसभा में कुछ नहीं होगा, जो होना है वो पहले लोकसभा में ही होगा। और इस बाबत उनको संसदीय कार्य मंत्री ने, नेता सदन ने और फिर आप कहें कि कानून मंत्री ने, सब ने अवगत करा दिया कि अभी ऐसा राज्यसभा में नहीं होगा। लेकिन वो राज्यसभा में उस तरफ बढ़ चले और जयराम रमेश, कपिल सिब्बल सरीखे लोगों की बड़ी भूमिका रही इस सब मामले में, बताया जा रहा है। तो आप एक तरह से कहें कि सरकार चाह नहीं रही है कि आप राज्यसभा में अभी कुछ करें, लोकसभा में चल रहा है, लेकिन खुद इनिशिएटिव धनखड़ साहब का कि वहाँ अभी रिमूवल का जो है प्रस्ताव आ जाता है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। ये बड़ी चीज है और ये ऐसे समय में आता है जब आप एक तरह से कहें जिसकी सूचना न नेता सदन को होती, यानी जेपी नड्डा साहब को, न संसदीय कार्य मंत्री को होती, यानी सरकार को पता ही नहीं है। और जो सरकार के ही नॉमिनी है, भाई देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पश्चिम बंगाल से धनखड़ साहब को लेकर आए, तो जो सरकार के नॉमिनी है वो आप एक तरह से कहें कि अब सरकार के खिलाफ हो गए कि नहीं, हम तो जो है स्वयंभू हो गए। तो खैर, तो ये बात आप एक तरह से कहें कि तात्कालिक कारणों में है, चूंकि ये एक संवैधानिक संकट वाला मामला खड़ा हो रहा है कि सरकार अब क्या करेगी। भाई आप तो जो है सरकार को लूप में लिए बिना ही इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार कर ले रहे हैं। और इसमें फिर यह भी था कि जो जस्टिस शेखर यादव वाला मामला है उस बाबत भी जो रिमूवल प्रस्ताव आ रखा है उस पर आगे बात होती फिर। तो ये तो सरकार के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर रहे थे धनखड़ साहब। इसकी भनक जो है वो सरकार को लग चुकी थी और इसीलिए धनखड़ साहब को समझाने के लिए 3 बार जो है सोमवार को ही 3 बार मंत्री गए। पहले आप एक तरह से कहें कि जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू साहब गए, फिर जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन मेघवाल गए और उसके बाद में फिर अर्जुन मेघवाल गए। यानी ये 3 दौर की बात हुई, धनखड़ साहब को कन्विंस किया गया, लेकिन धनखड़ साहब मानने को तैयार नहीं थे। यानी वो एक तरह से कहें कि जो संवैधानिक संकट वाला मामला है उस तरफ बढ़ चुके थे और इसीलिए फिर प्रधानमंत्री की यहाँ बैठक होती है और उस बैठक में ये तय होता है कि अब इनको हटाना पड़ेगा और इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप देखिए पहला कारण जो पहले से चल रहा था कि एनडीए को छिन्न भिन्न करना, फिर दूसरा आप संवैधानिक संकट वाली स्थिति खड़ी कर रहे थे और तीसरा जो एक तरह से कहें विमर्श वाला मसला है वो धनखड़ साहब कर ही रहे थे
कि किसान के मामले पर सरकार को आड़े हाथ खड़े कर देना कि आप किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां पैदा करना, जुडिशरी से सीधे सीधे जो है टकराव वाली स्थिति पैदा कर देना। तो ये एक विमर्श आप एक तरह से कहें कि सरकार के खिलाफ न्यायपालिका में भी बने और इधर जनता में भी बने। तो कुल जो परिस्थितियां धनखड़ साहब ने खड़ी की थी, उसके बाद जो सत्ताधारी दल है उसके पास और कोई विकल्प बचा नहीं था, इसीलिए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी हुई। किरण रिजिजू साहब, आप ये कहें कि वो पहुंचते हैं, सभी सांसदों को बुलाया जाता है और उसके बाद में उनका दस्तखत लिया जाता है। अब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की सूचना कहा जा रहा है कि जयराम रमेश के जरिए धनखड़ साहब को मिली। फिर धनखड़ साहब जो है वो पहुंच गए राष्ट्रपति भवन इस्तीफा देने के लिए। तो खैर वो बिना बताए गए थे तो उनको वहां 25 मिनट इंतजार करना पड़ा, वो आप लोग जान ही रहे हैं। अब वहां गए, वो इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद उनको लगा था कि सरकार उनका मान मनोवल करेगी, लेकिन सरकार सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए सरकार ने कोई मान मनोवल नहीं किया। तो ये पूरी कहानी है साहब, धनखड़ साहब के का जो इस्तीफा उन्होंने दिया उसके पीछे की कहानी है। मजबूरी में देना पड़ा, और क्यों देना पड़ा ये जो हमने अभी आपको पीछे बताया, ये पूरा किस्सा है।